Hello dear student, good morning to all of you. First of all, I would like to welcome a new class with new energy, and I would like to congratulate for your passing the examination of high school. सबसे पहले सबका बहुत बहुत स्वागत है नए सेक्शन में आने के लिए, नए क्लास में आने के लिए, एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए सबको बधाई। और इस नए सेक्शन को एक नई तरीके से हम लोग चलाने जा रहे हैं। आपको पता है कि इस समय कोविड-19 की वजह से पूरा वर्ल्ड जो है परेशान है, फिर भी लोगों के पास जो साधन है उसी साधन को ध्यान में रखते हुए और उसी साधन का उपयोग, सही उपयोग करते हुए लोग अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर रहे हैं। और आपको भी ऐसा ही करना है, क्योंकि आप लोग नए क्लास में आ रहे हैं। आपके अंदर एक नई जोश होगी, नई उमंग होगी कि हम फर्स्ट ईयर क्लास में पहुंच गए। आपको अच्छे अच्छे बुक भी मिलेंगे पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ उस बुक का एक स्ट्रेटजी तैयार करना है, एक रणनीति बना लेना है कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है। जब कोई स्टूडेंट या कोई भी इंसान जब एक स्ट्रेटजी के तहत कोई वर्क करता है, एक रणनीति के तहत कोई काम करता है, तो डेफिनेटली वो लाइफ में सफल होता है। क्योंकि जब कोई स्ट्रेटजी के तहत पढ़ाई करता है, एक रणनीति के तहत पढ़ाई करता है या कोई काम करता है, तो वो टाइम मैनेज करता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि कुछ भी काम करने के लिए, अपना गोल अचीव करने के लिए, एम को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही बड़ा रोल है। जो इंसान टाइम मैनेजमेंट करके चीज़ों को नहीं पढ़ता है, नहीं समझता है, नहीं कोई काम करता है, वो हमेशा कंफ्यूजिंग में रहता है। और इस कंफ्यूजिंग में रहता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, और कल नहीं परसों कर लेंगे, और फिर इस तरह से धीरे धीरे उनको कुछ ना कुछ एग्ज़ाम फेस करने का टाइम आता है, कुछ इंटरव्यू फेस करने का टाइम आता है, रिजल्ट देने का टाइम आता है। वहाँ पे आकर के वो परेशान हो जाता है, मैंने क्या किया, अब मैं कैसे करूँगा, कौन मेरी हेल्प करेगा। इन सब बातों से वो हमेशा से परेशान रहता है। तो सबसे पहले नई एनर्जी के साथ मैं आपका वेलकम करता हूँ और ये चीज़ कहता हूँ कि आप एक नई एनर्जी के साथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली, कोई ब्रेकअप नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली स्टडी को करेंगे। और अपना जो वर्क है, आपका वर्क है सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखना और चीज़ों को समझना। क्योंकि आप एक साइंस के स्टूडेंट है, तो साइंस के स्टूडेंट कभी भी रटने में बिलीव नहीं करता है। साइंस के स्टूडेंट को पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, बट आपके पास इस समय अगर दूर रह करके प्रैक्टिकल नहीं की जा सकती है, तो डेफिनेटली हम चीज़ों को समझ करके फिर उसको अपने माइंड में सेटअप कर सकते हैं। क्लियर? आप जान रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन ना किसी ने सोचा था और ना किसी ने पहले कभी देखा होगा कि घर बैठ करके इस तरीके से पढ़ाई होगी और फिर हम चीज़ों को समझेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कोई साधन हमारे पास होता है, छोटा सा भी साधन क्यों नहीं होता है, और कोई ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो छोटे से साधन को लेकर के हमें उसको एक चांस बना लेना चाहिए। चांस का मतलब एक अवसर बना लेना चाहिए और उसी को यूज करके आगे बढ़ना चाहिए। वही सच्चे मायने में सच्चा जो है मेहनती पर्सन होता है और वही कामयाबी को हासिल करता है। तो मैं आप लोगों से फिर से एक बार कहूँगा कि अगर आप लोग नए क्लास, जिसकी आपको कई दिन से मतलब एक वेटिंग कर रहे थे, आप वेट कर रहे थे कि हाँ मेरा क्लास चले और क्लास में हमारी पढ़ाई हो, तो डेफिनेटली हम भी आज इंतज़ार कर रहे थे कि कब क्लास चालू हो और कब पढ़ाया जाए, बच्चों के कब कांटेक्ट में आ जाए। लेकिन डेफिनेटली फेस टू फेस जब हम लोग हो नहीं सकते, तो इसी माध्यम के द्वारा हम अपने सब्जेक्ट के जो भी नॉलेज है या जो भी सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं उसको आप तक पहुंचाएंगे। और आपका काम बनता है कि उस नॉलेज को आप स्टोर करें। स्टोर कैसे करेंगे? जब आपको भेजा गया वीडियो किसी भी माध्यम के द्वारा आप तक पहुंच रहा है, तो आप उसको डेफिनेटली बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और कई बार
समझ करके उसको लिखने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जा करके आपको चीज़ें आएंगी और बहुत बेहतर तरीके से आएंगे। और जब आप चीज़ों को वीडियो को देख करके खुद का एक नोट्स तैयार करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास इतना अधिक नॉलेज हो जाएगा कि आप उसको भूल ही नहीं सकते। फिर आप एक स्मूथ ट्रैक पे चले जाएंगे और जब एक स्मूथ ट्रैक पे चले जाएंगे तो डेफिनेटली उस दिन से आपको आपका मंजिल दिखने लगेगा कि नहीं, हमें तो सफल होना ही है और होके रहेंगे एक नए रास्ते की। तो सबसे पहली बात, जितना भी साधन है साधन को एक अवसर देना और अवसर दे करके ये जो इस समय महामारी चल रहा है, जिस समय हम लोग घरों पे बैठ करके स्टडी करें, इसको अवसर में चेंज करके एक चांस बना करके हमें पढ़ाई करना है और सोचना है कि इसी में हमें कुछ अच्छा कर जाना है। एक दूसरे से कि वो घर बैठ करके पढ़ाई कर रहे होंगे, हमेशा ये सोचना होगा कि अगला स्टूडेंट घर बैठ के पढ़ाई कर रहा होगा, मैं क्यों नहीं पढ़, चलो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को देना है, हर एक सब्जेक्ट को देना है और एक अच्छा एक पकड़ बनाना है, एक अच्छी पकड़ बनानी है उसमें सब्जेक्ट में। यही कोशिश होनी चाहिए और हमारी भी यही कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा दे सकूं और बता सकूं। तो इसीलिए सबसे पहले वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जो नए स्टूडेंट हैं वो तो मुझे नहीं जान रहे, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो हमें जान रहे। पुराने स्टूडेंट मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, मैं आज भी आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और नए स्टूडेंट आप जान लें मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और मेरा नाम कृष्णा रॉय है। कृष्णा रॉय, केसी रॉय के नाम से लोग जानते हैं। फिलहाल के लिए आपको एक नई एनर्जी के साथ पढ़नी है, ये बात मैं बता देता हूँ। अब केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। केमिस्ट्री का जो आपको पोर्शन पढ़ना है, जो पार्ट आपको पढ़ना है आपके फर्स्ट ईयर क्लास में, उसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। अब एक एक चैप्टर के बारे में मैं कुछ ग्लैंस आपको बताऊंगा, एक सरसरी निगाह से आपको बताऊंगा कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में इस चीज़ के बारे में स्टडी किया था, नहीं किया था, कितना पोर्शन अलग से एक्स्ट्रा पढ़ना है, कितना एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आज से ही आप लोग जुड़ जाएंगे। आइए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले हमने लिखा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कुछ मूलभूत अवधारणा है, कुछ कॉन्सेप्ट है। मूलभूत अवधारणा, इसी में हम मूल कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। एटम्स की पहली डिफिनेशन किसने दिया था, डाल्टन थ्योरी को इसमें पढ़ते हैं। एटॉमिक मास को पढ़ते हैं, एटॉमिक वेट को पढ़ते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक हम इसमें इंक्लूड करेंगे और वन बाय वन करके एक एक को हम स्टडी करते जाएंगे, समझते जाएंगे अच्छे से, तब जाकर के दूसरे चैप्टर में इंटर करेंगे जब पहला चैप्टर आपका क्लोज होगा। और इस तरीके से जब आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको चीजें समझ में भी आएंगे और पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर, आज तक आप लोगों ने परमाणु के बारे में बात किया होगा। परमाणु का कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा थॉमसन मॉडल है, कौन सा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट दे करके हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे छोटा हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन जैसे एटम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एटम के हर एक मॉडल को हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसमें से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत 9th क्लास में पढ़ा होगा। इसी में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके एटम के स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा होता है। सारे मॉडल हम इसमें पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज आपने 9th क्लास में छोटा सा पोर्शन पढ़ा होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इस चैप्टर में से कुछ पार्ट आपने पीरियडिक टेबल के बारे में, आवर्त सारणी के बारे में हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा। और आप जानते हैं कि इसमें हम उन 118 एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ डज द फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियडिक टेबल एंड टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। कैसे एक वर्ग में एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। कैसे लेफ्ट टू राइट आवर्त में वेरी करता रहता है, कितने आवर्त है, कितने ग्रुप है, कितने पार्ट में पीरियडिक टेबल इस समय डिवाइडेड है, इन सब के बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जब डिस्कशन करते हैं तो हम ये करते हैं
कि किसी एटम का साइज, किसी एलिमेंट का साइज कैसे लेफ्ट टू राइट हमारा वेरी करता चलता है, बढ़ता है, घटता है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। डेंसिटी कैसे इंक्रीज डिक्रीज करता है। मेटेलिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज डिक्रीज करता है। नॉन मेटेलिक कैसे इंक्रीज डिक्रीज करता है। ओके, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे इंक्रीज डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम पीरियडिक टेबल में हर एक पहलू के बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब इस चीज को पढ़ते तो हमें लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमें अब केमिस्ट्री की नॉलेज हो रहा है, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा अर्थ बना हुआ है, आपको पता होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 118 एलिमेंट्स ही है जिससे मिल करके ये चीज बना हुआ, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा वर्ल्ड है और इसमें हम जो अर्थ की बात करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 118 ही एलिमेंट्स है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जब ये बात हम कर देते तो डेफिनेटली हमारी एक क्यूरियोसिटी बढ़ जानी चाहिए, एक जिज्ञासा बढ़ जानी चाहिए पढ़ाई के प्रति, केमिस्ट्री के प्रति, जानना क्या चीज़ है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि केमिस्ट्री को छोड़ करके हम अपनी लाइफ की कल्पना भी कर नहीं सकते। वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट केमिस्ट्री। बिना केमिस्ट्री के हम अपने जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते। क्लियर? नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आकर के हम पढ़ते हैं कि कैसे चीजें बनते हैं, कैसे कोई मॉलिक्यूल बनता है। कोई वाटर मॉलिक्यूल बना है H2O, तो वो कैसे बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ तो कैसे बना हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, शुगर जो भी आपके पास है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, जितने भी हमारे पास आप सब्सटेंस का नाम ले लीजिए, आखिर वो बना हुआ है तो किस हिसाब से कंबाइन किया एटम एलिमेंट्स, कैसे शेयरिंग हुआ इलेक्ट्रॉन का, कैसे ट्रांसफर हुआ और किस तरीके से कौन से बॉन्ड के तहत एक दूसरे से वो अटैच्ड है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस केमिकल बॉन्डिंग में, जिसको 9th क्लास में फिर से आपने एक छोटा सा पोर्शन पढ़ा होगा कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है और उसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी आप लोगों ने। और फिर आपने ये भी पढ़ा होगा 3 टाइप्स के बॉन्डिंग के बारे में डिस्कशन किया होगा, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन किया, आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कशन किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन किया। एक बार फिर से हम इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ में मैक्सिमम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टेट ऑफ मैटर। यू नो देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप सब जानते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर की जब बात करते यानी द्रव्य की अवस्थाओं की बात करते तो हमारे पास सिर्फ 3 अवस्थाएं होती है। या तो कोई चीज हमें सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे, ठोस अवस्था में पाए जाएंगे, या कोई लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे, या कोई गैसियस स्टेट में पाए जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ इसमें 2 स्टेट के बारे में इस फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ना है, वो भी गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ना है, यानी गैस के कंपोजिशन को पढ़ना है, गैस में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, ये सब के बारे में पढ़ना है। गैस को कैसे लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे ये चीज भी पढ़ना है, इसीलिए यहाँ पे गैसियस एंड लिक्विड स्टेट को एक ही जगह पे दे रखा है। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि हमें किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। एक छोटा सा मैं ग्लैंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्लैंस का मतलब सरसरी निगाह से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं किस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे और क्या हमें जानकारी हासिल होगी। उसके बाद जब हम चैप्टर वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम हर एक टॉपिक को उस चैप्टर से रिलेटेड स्टडी करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। देखिए कितना अच्छा नाम है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें ऊष्मागतिकी का नियम भी कहते हैं, ऊष्मागतिकी बोलते हैं। ऊष्मागतिकी नाम पता, थर्मो का मतलब थर्मल का मतलब हीट होता है, डायनामिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ हीट। दैट मींस कैसे हीट ट्रांसफर होता है वन स्टेट टू अनदर स्टेट इन अ रिएक्शन। जब कोई आप रिएक्शन करते, जब कोई समीकरण करते तो कैसे हीट परिवर्तन होता है, एनर्जी, हीट को हम एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं, वो चेंज होता है। कब हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, कब इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्यों होता है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ओके, है काफी इंटरेस्टिंग। देन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे एक आया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब साम्यावस्था होता है। साम्यावस्था का मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल जान लीजिए। जब कोई हम रिएक्शन करते तो कभी कभी हम सबस्ट्रेट को रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट फिर से आपस में रिएक्ट भी कर सकता है या ब्रेक डाउन होकर के फिर से आपका सबस्ट्रेट बना सकता है। ऐसे कंडीशन में
रिएक्शन आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है, यानी आगे की दिशा में भी जाता है। सबस्ट्रेट से मिल करके आपका प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट फिर से आपका सबस्ट्रेट बनाता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है जहाँ पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जितनी शीघ्रता के साथ में आपका सबस्ट्रेट आपका प्रोडक्ट बना रहा है, उतनी ही शीघ्रता के साथ में आपके जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट का फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों के बीच में एक साम्यावस्था सेटअप हो जाता है, जिसे इक्विलिब्रियम कहेंगे। किस टाइप के रिएक्शन के बीच में होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन के बीच में होगा, मैं आपको बता रहा हूं। और आगे इसके बारे में और विस्तृत जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। जितने भी रिएक्शन अब तक होते हैं लगभग पर्टिकुलरली कहीं एक आधे को छोड़ करके रेडॉक्स रिएक्शन ही होता है, क्योंकि हर एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस चला करता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर्स। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ में चला करता है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसी रेडॉक्स रिएक्शन में सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो आपके घरों में सेल बनते, जो बैटरी है वो कैसे फॉर्मेशन होता है, गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, लैप्लांस सेल के बारे में पढ़ेंगे, ड्राई सेल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे बनता है, इन सब के बारे में जानेंगे। और इसमें यह भी जानेंगे कि कैसे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी को भी हम बनाते हैं, ये इस बात को भी हम इसमें पढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, यू नो, हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल। जो हमारे पास पीरियडिक टेबल है, जिसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, उसमें पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन की डिस्कवरी कब हुई थी, कैसे हुई थी, किसने किया था, कितने आइसोटोप्स है इसके? हाइड्रोजन प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसको आप इंडिकेट करते हैं हाइड्रोजन फॉर्मेशन 1H1, 1H2, 1H3 के फॉर्म में। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम के नाम से इसको जानते हैं। ये क्यों होता है, कैसे है, क्या इसमें कौन सी चेंजिंग है, दोनों में डिफरेंसेस है एक दूसरे से, उसके बारे में पढ़ने की इसमें कोशिश करेंगे। और हाइड्रोजन के कुछ प्रोडक्ट जैसे वाटर का फॉर्मेशन भी हम इसी चैप्टर में करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी और उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी स्टडी करेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने यहाँ पे पीरियडिक टेबल के बारे में जब डिस्कशन किया था, तो इसमें बोला था कि 180 एलिमेंट्स है। 180 एलिमेंट्स को सुचारू रूप से एक प्रॉपर वे में पीरियडिक टेबल में अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में उसको अरेंज किया गया है। और उस अरेंजमेंट में हमारे पास लास्ट में जब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब एलिमेंट्स को डिवाइडेड किया गया, तो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आपके सिलेबस में सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट्स ये चैप्टर में करना है, और पी ब्लॉक में आपके 2 ग्रुप को पढ़ना, 13 ग्रुप एंड 14 ग्रुप पढ़ना। 13 ग्रुप बोरान फैमिली के नाम से जानते हैं, जबकि 14 ग्रुप को हम कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटा छोटा पार्ट हमें दिया होगा जिसको पढ़ना है। इसमें एस ब्लॉक में हमें इसमें 13 एलिमेंट्स आपके होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एक्सेट्रा। ओके।